नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। दोस्तों, आज मैं अपने इस चुनावी सफ़र की जो शुरुआत है वो शामली से कर रहा हूँ। शामली कॉन्स्टिट्यूंसी की ही तमाम हालात आपको बताने की कोशिश करूँगा, मगर इससे पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल मैं यहाँ इस जगह से इसकी शुरुआत क्यों कर रहा हूँ। शामली वो शहर है, हमें जाना पड़ेगा इतिहास में 1857 की आज़ादी की लड़ाई में, और आज़ादी की लड़ाई का आज के जो हालात हैं उससे क्या संबंध है 1857 का, इसको भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो आप सर्च करें, गूगल करें और ढूंढें बैटल ऑफ शामली। बैटल ऑफ शामली में जो शामिल लोग थे वो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जिन्होंने जाकर सऊदीया में मदरसे बनाए और बहुत बड़ा काम किया। उसके अलावा जो है यहाँ आपको जो मौलाना कासिम ननोतवी को आप जानते हैं, जिन्होंने देवबंद का इदारा बनाया। यहाँ मौलाना रशीद अहमद गंगोई जो है, एक बड़ा नाम है, आप जानते हैं कि वो भी उसी ग्रुप में शामिल थे। उन्होंने एक छावनी जो है अंग्रेज़ों की सहारनपुर से शामली आते हुए इसलिए लूटी थी क्योंकि उससे उन्हें हथियारों की ज़रूरत थी और आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी। तो एक जो तहरीक रेशमी रुमाल और तहरीक कमल रोटी जिसको चलाया जा रहा था, उसमें तमाम हिंदू मुस्लिम सब इस तरह का कोई भेदभाव पहले था नहीं, सब हिंदुस्तानी, सिर्फ हिंदुस्तानी थे और मोहब्बतें कैसी हुआ करती थी उसकी मिसाल बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ ये और बताता चलूँ कि जब यहाँ शामली कंपनी की छावनी पे, ब्रिटिश छावनी पे, जब इन लोगों ने तमाम उलमाए इकराम ने हमला किया और यहाँ की तहसील को तोड़ दिया, और तहसील तोड़ने के बाद उस जंग को जीत लिया, और यहाँ हाफिज अमीन साहब जो दरवाज़ा अपने सीने से तोड़ा जिन्होंने, वो जाकर शहीद हो गए। उनके सामने अंग्रेज़ों की गोली लगी और वो सीने पर गोली खाकर शहीद हो गए, जो थाने बावन के रहने वाले थे। थाने बावन में उनका मज़ार अभी भी मौजूद है। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उस वक़्त जब 1857 के उस दौर में, जब उसी टाइम पे जब शामली बैटल चल रहा था, तो दिल्ली में खून कचर चल रहा था और बहादुर शाह जफ़र गिरफ्तार हो चुके थे। यहाँ पर सत्ता जो है वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में कब्जा ली थी, और अपने हाथ में कब्जाने के बाद शामली में फिर इन लोगों को, क्योंकि बैटल ऑफ शामली जीतने वाले इन तमाम मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना कासिम ननोतवी और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जिससे अंग्रेज़ बहुत घबराते थे, उनकी तलाश में जब शामली में उन्होंने डेरा डाला, तो वो डेरा डालने के बाद यहाँ पर जब जो सूरत हाल हुई थी वो ये थी कि शहर पर कब्जा कर लिया। और चौधरी, यहाँ एक नाम मैं आम बताता हूँ, ये चौधरी मोहर सिंह जिनके सामने मैं खड़ा हूँ, ये चौधरी मोहर सिंह सामने आते हैं अंग्रेज़ों के सामने। जब वो यहाँ पर अपनी फ़ौजों के साथ खड़े होते हैं तो चौधरी मोहर सिंह कहते हैं कि क्या तलाश रहे हो? तो अंग्रेज़ों ने कहा हमें हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम ननोतवी और हमें रशीद अहमद गंगोई चाहिए। तो चौधरी मोहर सिंह ने कहा, मैं मौलाना कासिम हूँ, मैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हूँ, मैं रशीद अहमद गंगोई हूँ, तुम जो चाहे कर लो, और तुम किसी से शहर में पूछो, मेरा नाम ही हाजी इमदादुल्लाह है, मेरा नाम ही मौलाना कासिम ननोतवी है। ये सूरत हाल थी इस शहर की। चौधरी मोहर सिंह जाट बिरादरी से थे, और इस पूरे इलाके में, बिरादरी का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि मैं अभी इसी जगह पर कुछ और भी आपको दिखाऊंगा जो बैटल ऑफ शामली का हिस्सा थे। मगर यहाँ इम्पोर्टेंट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1857 की लड़ाई से लेके आज़ादी की लड़ाई तक शामली का एक अहम किरदार रहा, और वो अहम किरदार जो है आज तक चला आया। मगर 2013 में यहाँ हिंदू मुस्लिम यकजहती टूटी, और टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उसका भारी लाभ आप जानते हैं कि मिला है, क्योंकि कम्युनल माहौल बना, और ख़ास तौर से मुस्लिम जाट बिरादरी के बीच का जो एक गठबंधन चला आ रहा था। जब चौधरी मोहर सिंह कहते थे, मैं मौलाना कासिम ननोतवी हूँ, मैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हूँ, वो टूट गया। अब यहाँ पर चौधरी जो बेसिकली शरद मलिक है, वो चौधरी शरद मलिक हो गए, और वहाँ वाहिद नसीम जो है वो वाहिद नसीम हो गए। इनके बीच की जो दीवार खड़ी हुई वो शायद अब ढहने लगी है। किसानों की यकजहती, देश के हालात, शायद फिर से वही सूझबूझ। इस बार कमल रोटी तहरीक तो नहीं है, तहरीक रेशमी रुमाल भी नहीं है, मगर तहरीक किसान ने बड़ा रंग लाया है।
और देश में इस नक्शे को बदलने के लिए कम्युनलाइज हेट को ख़त्म करने का जो काम किसान आंदोलन ने किया है, मैं उसे कम से कम सलाम करता हूं। और शामली के इस चुनावी सफ़र की शुरुआत करता हूं यहाँ से, चूँकि शामली भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार के उरूज में सबसे बड़ा हाथ कैराना, शामली और मुजफ्फरनगर का ही रहा है, जिसे पूरे देश में एनकैश किया गया। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आपको बताना ज़रूरी था कि यहाँ आज से नहीं, एक तवील मुद्दत से लोग कैसे रहते आए थे और आज यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं और अब क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम सीधे लोगों के पास ही चलते हैं। नाज़रीन, अपने वादे के मुताबिक मैं अगले पड़ाव पर मौजूद हूँ। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सबित मलिक जी हैं, बाकी सभी लोग जो किसान आंदोलन में शामिल हैं वो भी हैं, कुछ आम लोग हैं वो भी शामिल हैं। मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि देखिए किस तरह ये ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ रही है, किस तरीके से आंदोलन की धरती रही है। मैं चौधरी मोहर सिंह से लेके यहाँ तक आया हूँ, तो चौधरी सबित जी की भी बात जान लेते हैं, वो क्या कहते हैं फ़िलहाल। हालांकि देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से पहले मैं थोड़ी सी जगह देंगे क्या, मैं ज़रा आपके बीच में बैठ के बात कर लूँ। हाँ भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चौधरी सबित जी, स्वागत है आपका 4 टीवी पर। जी धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, अभी राकेश टिकैत जी कह रहे हैं बॉर्डर पे कि सरकार ये चाहेगी या मीडिया ये सवाल करेगी कि जब बिल वापस ले लिए हैं तो फिर आप धरना ख़त्म करिए, फिर क्यों? देखो, हमारे देश की मीडिया जो है वो उद्योगपतियों के कब्जे में है। जितने भी चैनल हैं वो कहीं ना कहीं सारे उद्योगपतियों ने खरीद लिए हैं, और जो 1-2 चैनल निष्पक्ष दिखाता है उसको उद्योगपति ऐड नहीं देते हैं। और आज की जो घटना है, ये 19 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वापसी की घोषणा की है, आप जब बिल बना रहे थे तब भी आप कह रहे थे ऐतिहासिक घोषणा है, और जब वापस लिया तब भी ये ऐतिहासिक घोषणा हो गई। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2011 में खुद कहा था कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, वो कहां भूल गए हैं? माननीय मनमोहन जी की सरकार में सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर 2011 में कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे, और उन्होंने उस कमेटी में ये कहा था, ये सिफारिश करी थी कि एमएसपी कानून को गारंटी कानून बना देना चाहिए। आज जब ये खुद है तो ये क्यों नहीं मान रहे, अपनी सिफारिश नहीं मान रहे? देखिए, अब मैं सभी जी आपसे की बात, ये तो बिल्कुल राकेश जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तमाम संगठन, आप किसानों की मांग है कि एमएसपी होनी चाहिए, और ये कुछ मीडिया जो है वो इस बात को भी कह रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी कह रहे हैं कि भाई अब तो आपकी मांग बढ़ रही है, ये तो मोदी जी ने मान ली है। एक इसमें मैं थोड़ा सा टेढ़ा सवाल करता हूँ, आप ये बताइए कि क्या दुख ये है कि जो कानून वापस ले लिए, किसानों को, किसान लीडर्स को इनवाइट नहीं किया, उनके साथ बैठकर उनका सम्मान नहीं किया, उनसे सुलह मशवरा नहीं किया गया, ये दुख है, या ये ज़िद है कि प्रधानमंत्री ने सीधे ऐलान कर दिया, जैसा कि उनका अपना अंदाज़ है, वो आते हैं और एक झटका देते हैं, और आपको लोगों को भी सबको झटका दे दिया? जैसे इनकी पुरानी आदत है, ये लोग अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास करते। किया क्या इन्होंने? किया तो कुछ भी नहीं है। हमारी 4 मांगे, मुख्य मांगे थी, इन्होंने जब हमारी 7 से 8 दौर की बात हो गई थी, एक दिन आकर केंद्रीय कृषि मंत्री और पीयूष गोयल जी ने प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने कहा था कि हमने 2 मांगे मान ली है, जिसमें बिजली अधिनियम और पराली पत्ती वाला मामला है। जब इन्होंने 2 मांगे पहले मान ली थी, उनका नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुआ है। ओके, मतलब सभी जी कह रहे हैं कि उनका नोटिफिकेशन। दोस्तों, आपको याद होगा ना, मैंने पराली की असल प्रॉब्लम आपको बताने की कोशिश की थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सैटेलाइट से इमेज ली जाती है, सैटेलाइट से इमेज लेकर किसानों के घर चालान भेज दिए जाते हैं, तहसील से फिर उनकी रिकवरी तक आ जाती है, और एक भारी रकम उनको अदा करनी पड़ रही है। सैटेलाइट इमेज से पता लग जाता है किस किसान ने, किस फार्मर ने अपने खेत में पराली जलाई है। वो सैटेलाइट लोग, वो सैटेलाइट यहाँ पर चोरी, डकैती, क्राइम, मर्डर्स, वो जो कुछ हो रहे हैं, क्या उसी क्विकनेस के साथ में क्या सरकार एक्शन करती है सैटेलाइट इमेज के आधार पे? ये सिर्फ वो सैटेलाइट सिर्फ किसानों पर फिक्स किए गए हैं? क्या इन किसानों की पराली के सेटलमेंट के लिए कंपनसेशन देकर इसकी खाद बनाने के लिए आपको सरकार को उल्टे फंडिंग नहीं करनी चाहिए थी? देखो, सरकार दावे करती है कि हम इसके लिए फ्री यंत्र दे रहे हैं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सैटेलाइट ये जब तो यूज करते हैं जब जुर्माना करता है।
जब प्राकृतिक आपदा आती है, ओलावृष्टि होती है, आंधी तूफान आती है, किसान की फसलें नष्ट हो जाती है, मुआवजा देने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए कोई पर्यवेक्षक आता है, वो उसका अवलोकन करता है, उसके बाद जो है मुआवजे पर और जो इंश्योरेंस वाला जो उसको सर्टिफाई करता है, उसके बाद उसको दिया मतलब मिलता ही नहीं है। उसमें तमाम पटवारी की रिपोर्ट लगती है, कानूनों की लगती है, फोटो जाते हैं, गवाह होते हैं, लेकिन जुर्माना करने में ये नहीं होता है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि जितने मुकदमे हैं हम सब वापस ले रहे हैं, मुकदमे वापसी की घोषणा की, जुर्माना वापस करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर अभी मुकदमे शुरू कर दिए। दोस्तों, मैंने गांव में भी आपको दिखाया था कि वो उनको नोटिस आ रहे हैं, उनको जुर्माने हो रहे हैं। सभी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपको किसानों से वसूली करनी हो, अपने राजस्व को बढ़ाना हो, अपने खजानों को भरना हो, तो आपकी सैटेलाइट की इमेज काफ़ी है एक किसान पर जुर्माना करने के लिए। और जो इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार के, इस देश की जनता की गहरी कमाई का पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, और इंश्योरेंस कंपनी को आप 20,000 करोड़ देते हो, 20,000 करोड़ में से आपको मात्र 1,000 करोड़ का भी कंपनसेशन जो है वो किसी को नहीं देते, यानी 19,000 और 18,000 करोड़ इंश्योरेंस कंपनियां बचा लेती हैं। उसके बावजूद चूंकि उनको सैटेलाइट इमेज काम नहीं करती है, उनको आपदा का नुकसान हुआ वो टेंशन नहीं है, किसी किसान का नुकसान हुआ उस पर इमेज नहीं चलेगी। उसके लिए बाकायदा बहुत सारे अधिकारी आएंगे, वो अपने अलग से कुछ सुविधा शुल्क मांगेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, और किसान फिर यूं ही रह जाएगा। तो मुझे लगता है मोदी जी दर्द ना बड़ा गहरा है, इसको भी समझें। सिर्फ आपने शायद ऐलान कर दिया, उससे किसानों के जख्म भरने वाले नहीं हैं। मैं क्या कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था 2021 में, लेकिन एनसीईआरटी के आंकड़े हैं पिछले वर्ष 38 से 40% किसान माइनस में गया है उसकी आमदनी, और एनसीईआरटी का ये आंकड़ा है 19-20 में 18% अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की है। तो मैं पूरी बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि वो बताएं 2022 में कैसे हमारी आय दुगनी करेंगे। हमको 25 पैसे किलो मैं बता गन्ने पर दिया है 5 साल में। जी देखिए, मैं बिल्कुल मैं बताता हूँ, जो साहब से भी पूछ लेता हूँ। हाँ जी, मैं जरा पूछ लेता हूँ, आपकी आमदनी तो दुगनी होकर रहेगी, तो आपको लगता है मोदी जी दुगनी कर देंगे आमदनी आपके लिए? कैसे कर देंगे, बड़ा लग रहा और सामान डीजल पर पीसा बड़ा लग रहा, खाद पे, बिजली पे आय दुगनी कुकर हो जाएगी। दुगने तो रेट बढ़ा दिए इन्होंने। आज वो कह रहे हैं कि हो जाएंगे, तो भरोसा नहीं है। भरोसा कहाँ कर ले जी, झूठ बोल रहे हैं। नु कहते पेमेंट भी करवा देंगे 15वें दिन 14वें दिन, हुआ नहीं अभी तक, ये बिलो भी नहीं हुआ। अच्छा चोई साहब, आपको तो कुछ थोड़ा बहुत लगता होगा ना कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो कर ही देंगे? मोदी जी झूठ बोलते हैं, आज तक झूठ बोलते हैं, कोई भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ है, कोई भी वादा। बिल उन्होंने बढ़ा दिए, तेल उन्होंने बढ़ा दिया। आपको क्या लगता है, आप तो नौजवान हो, आप बताएं। मुझे तो ये लग रहा कि जैसे ये 3 कानून लेकर आए, उससे पहले किसानों की बहुत सारी समस्या थी। इन्होंने किसानों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये कानून लेकर आए, और फिर इन्होंने वापसी भी ले लिए। अब उससे पहले लगा लो किसानों की थोड़ी समस्या थी। अब पत्ती पुरवाड़ी का मामला था, ये गन्ने का पेमेंट का भी था, बिजली के भी बिल ज़्यादा आ रहे थे, वो भी समस्या थी। मतलब इतनी सारी समस्या थी। अब इन्होंने क्या करा, ये 3 बिल लेकर आए, पूरी सरकार अपना 5 साल इन्होंने इनमें निकाल दिए, और अब ये वापसी ले लिए और अपना खेल खत्म। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको फिर आखिरी लफ्ज़ों में यहाँ कहना चाहूँगा कि समझें आप चीज़ों को, कि सभी जी और तमाम किसानों का मानना ये है कि महंगाई बढ़ रही है। मैंने कल के प्रोग्राम में आप लोगों को समझाया था कि किसानों के गन्ने पे अगर 25 रुपये बढ़ाए जाते हैं, करीब 8.5 साढ़े 8 के करीब बैठता है। और ये आंकड़ा भी आपको बताया था कि जो मेडिसिन है उस पर 3 गुना रेट इंक्रीज़ हो गए हैं, जो तेल है वो डबल हो चुका है, और जो तमाम आपके जो खाद है उस पर भी 20% से ज़्यादा अभी बढ़े हैं। तो ये जो तमाम जो किसान चीज़ें यूज़ कर रहा है उस पर लगातार डबल से ज़्यादा रेट बढ़ते जा रहे हैं, और ये किसानों की आमदनी, यानी कि यही चीज़ें खेत में खर्चों की, उनकी लागत बढ़ रही है। और जो बढ़ रही है एमएसपी के नाम पर, जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ 8% है, तो ऑलमोस्ट उनकी जो निजी आमदनी अभी तक हो रही थी, क्योंकि रेट तय है किसान के माल का, और उसकी कितनी %, आप जितनी % चीज़ों की बढ़ी है उतनी आय घट गई है। तो ये बढ़ेगी कैसी, मुझे तो समझ में नहीं आया। शायद सभी जी को कुछ समझ में आ रहा हो, तो आखिरी लफ्जों में इस पर मेरे ख्याल से पूछ लेते हैं कि क्या देखो, हमारी जो एमएसपी की मांग है वो इसलिए कर रहे हैं कि हमको पता रहेगा कि हमारी आय कितनी होगी। अभी तो अगर हम कोई फसल बोते हैं वो आधे रेट में बिकती है। जैसे अभी हमारी धान है
1940 रुपये MSP है, 1100-1200 रुपये में बिक रही है। गेहूं की हमारी खरीद 2015 का MSP हो गया है, 1400-1500 रुपये में बिकी है। तो कैसे आमदनी दोगुनी होगी? हम चाहते हैं कि हमारी फसल का दाम निश्चित हो, वो मिनिमम ही हो, उसको सरकार की एजेंसियां तय करती हैं। सवित जी, एक बात बताइए, आप जब ये MSP तय करते हैं, किसी भी सरकार की क्या ये नीयत सही है कि जब वो खेत में आपकी लागत बढ़ रही हो, तेल बढ़ रहा हो, फर्टिलाइज़र्स बढ़ रहा हो, दवाइयाँ बढ़ रही हों, यानी ये सब आपकी आमदनी में से कम हो रहा है, तो क्या कोई ऐसा फार्मूला तो आप लोग पेश करने वाले नहीं है अगला कि भाई ये जो जब चीज़ों पर रेट बढ़ाए जाएं तो उसी तादाद में किसान की, फार्मर के माल की MSP को इंक्रीज़ करने का फार्मूला बनाया जाए? वही हम मांग रहे हैं, C2 का रेट, C2 का वही रेट है। अभी ये हमको MSP में A2 दे रहे हैं, और हम इनको जो कह रहे हैं, अभी एक अनिल धलगवट जी है, उनका बयान आया था कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा। अगर A2 के हिसाब से हम MSP देते हैं पूरे देश को, तो हमारे बजट का 1 से 1.5% खर्च होता है, और अगर हम C2 के हिसाब से देते हैं तो हमारे बजट का 7 से 8% खर्च होता है। लेकिन ये देश को झूठ बनाना चाहते हैं। अगर पूरे देश का अनाज खरीदा जाए MSP पे 23 फसलें, तो 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है। हमारा टोटल बजट 35 लाख करोड़ का है, लेकिन 17 लाख करोड़ का खरीद के उसको समुद्र में तो नहीं फेंकेंगे, उसको जलाएंगे थोड़ा ही। अरे किसान 40% तो अपने पास रखेगा, 15% आप अभी खरीद कर रहे हो, बाकी को भी उद्योगपतियों को, मतलब व्यापारी को खरीदना है, सरकार को तो कुछ भी नहीं करना है उसमें। देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको किसानों को उकसाना समझ लें, देश के जनता को उकसाना समझ लें, क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बातें चल रही है ना कि किसान के हर डिस्ट्रिक्ट में किस कृषि क्षेत्र से रिलेटेड एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, अधिकारी होते हैं, उनको पता होता है कि देश के अंदर किस फसल की कितनी बुआई की गई है। यानी सरकार के पास आंकड़ा होता है कि इस बार हमारी फसल कितनी उगने वाली है, यानी जितनी हमारी खपत है, अगर फसल उससे ज़्यादा उगेगी तो उसके रेट डाउन हो जाएंगे। अब प्रबंधन किसे कहते हैं? सरकार आप किसे कहते हैं? सरकार आप कहते हैं उसे जो आपकी चीज़ों का, आपकी पैदावार, आपकी प्रोडक्शन, आपकी तमाम चीज़ों का प्रबंधन करे। यानी सरकार नाकाम है अपने उस प्रबंधन के फार्मूले पे कि जब किसान का माल, अगर उनका चावल ज़्यादा हो रहा है तो उसके एक्सपोर्ट का आपने क्या इंतज़ाम किया है, या खरीद के डंप करने का क्या इंतज़ाम किया है जो बाजार का संतुलन बना रहे, या फिर आपको पता है कि आपकी दलहन, आपकी तिलहन, आपकी तमाम चीज़ें कितनी पैदा होने वाली है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आंकड़ा जुटाए, और आंकड़ा जुटाकर कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, देश का प्रबंधन करे। उनकी कमाई को सिर्फ उद्योगपतियों तक लेकर और उनके जरिए चुनावी फंडे जो धन है वो वसूली के प्रावधान ना करे, तो शायद ये देश बच जाएगा और तरक्की करेगा। अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और आम लोगों से भी बात करें। आज हम आम जनता के बजाय ख़ास लोगों से इसलिए आपको मिलवा रहे हैं ताकि आप जो इस वक्त बदलती परिस्थितियां हैं इनको भी जान सकें, समझ सकें। दोनों तरफ चलेंगे, कभी जनता, कभी लीडरशिप, और तमाम चीज़ों को समझने की अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त शामली में ही मौजूद हूँ। इतिहास मैंने बताया है। हमारे साथ प्रसन्न चौधरी जी हैं जो जिला पंचायत चेयरमैन थे पहले, और मौजूदा अभी क्या परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मोदी जी ने बिल वापस ले लिए हैं, चीज़ें काफ़ी ठीक हो गई हैं, तो आपके किसान और पॉलिटिकली तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुआ होगा। देखो कहाँ चीज़ ठीक हो गया है, अभी तो बहुत गुस्सा लोगों में है, और वो सोचते होंगे ठीक हो गया है। 12 महीने तक किसान वहाँ बारिश में भी, ओड़ू में भी, और कड़ाके की सर्दी में भी, और कड़ाके की गर्मी में भी रहा, और 700 किसान के शहीद हो चुके हैं। और मांग है किसानों की, वो 3 कानून वापसी की तो मांग थी, उसके साथ साथ MSP की मांग थी, और MSP होना बहुत ज़रूरी है हमारे विचार से। जो यहाँ किसान है, हम किसानों से बात करते हैं। देखो जो संयुक्त किसान मोर्चा है, निर्णय तो उसे लेना है, आदरणीय राकेश टिकैत जी को लेना है, आदरणीय नरेश टिकैत जी को लेना है, लेकिन जो हम यहाँ किसानों से बात करते हैं, किसानों के बीच में बैठते हैं, हम भी किसान हैं, उनके अंदर रोष है, भाजपा के खिलाफ बहुत तगड़ा रोष है, और वो मेरे विचार से नहीं मानने वाले। तब तक MSP का कानून नहीं बनेगा, और तब तक उन किसानों की जिनकी शहादत हुई है
उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और उन्हें उनके परिवार के लिए भरण पोषण के लिए सरकार कोई घोषणा नहीं करेगी। इतना मुझे नहीं लगता कि किसान मान जाए। देखिए, आप एक तरह से कह रहे हैं कि किसानों की ये तमाम मांगे मान लेनी चाहिए। बाकी मीडिया भी चर्चा कर रहा है कि भाई जब आपकी एक बात मान ली गई है तो बाकी अब आपकी मांग बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से ये भी एक एंगल है और दूसरा एक एंगल ये भी है कि किसानों के साथ बातचीत हुई, मीटिंग हुई, वादे किए गए, नोट्स बने। जब ये किसानों के साथ बातचीत कर रहे थे, बुलाकर 40 संगठनों को बिठाकर उनको सेटिस्फाई करने की, उनके साथ मान मनव्वल करने की और सॉल्यूशन पर बात पहुंचने की कोशिश मोदी जी ने क्यों नहीं की? इसके पीछे उनकी कौन सी मानसिकता हो सकती है और क्यों किसानों को लग रहा है कि उनके तमाम धरने, प्रदर्शन और कुर्बानियों और शहादत के बावजूद मोदी जी उनसे मिलना नहीं चाहते, डायरेक्ट डोर टू डोर किसान या भारतीयों के से कनेक्ट होना चाहते हैं? किसी कृषि संगठन से वो शायद जो है वो उसको आगे आने देना नहीं चाहते। ऐसा कुछ है या कुछ और है, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, इस चीज़ को तो आदरणीय मोदी जी जाने, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि उनके अंदर किसानों के प्रति दया नहीं है। वो किसानों का भला नहीं चाहते, वो ये कानून उन पर थोपना चाहते थे, लेकिन उनकी बस नहीं चला। जब किसान नाराज़ हो गए तब ये जुमला उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो जब किसान नाराज़ हुए हैं और 12 महीने तक वहाँ बैठे हैं और जनता के प्रतिनिधि का ये फ़र्ज नहीं था, फ़र्ज ये था उनके बीच में जाते, उनकी बात सुनते, उन वहाँ बैठते और जो वे बातें कह रहे हैं उन बातों को सुनते, उन्हें मनाते। और उसका तरीका ये नहीं था कि भाई बैठे आप लोकसभा में आए और अध्यादेश ले आए, अब अध्यादेश वापस कर रहे हैं। इसका मतलब तो भीख मांग रहे हैं किसान। भीख नहीं मांग रहे किसान अपना हक मांग रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है किसान इस देश का अन्नदाता भी है और कर्मदाता भी है और रोजगार दाता भी है, वो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। किसान अन्नदाता है और वो अपनी बेइज्जती है, उसकी बेइज्जती है, वो उससे बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ तो मोदी जी लोकसभा में उन्हें आंदोलन जीवी बोलते हैं, कोई उन्हें आतंकवादी बोलता है, कोई मवाली बोलता है और बीजेपी के भाजपा के लोग बोलते हैं। तो दूसरी तरफ अब ये करना चाहते हैं, नहीं, पहले उनकी मांग पूरी होनी चाहिए और वहाँ सरकार का प्रतिनिधि या तो मंत्री जाए या प्रधानमंत्री जाए, बैठ कर उनकी बात को सुने, तरीके से उन्हें समझावे और जो उनकी मांगे हैं, जो लोग शहीद हुए हैं और जो एमएसपी की मांग है, ये उनकी मांगे पूरी हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। मैं अभी यहाँ मुख्यमंत्री जी अपने ज़िले में भी आए थे, लेकिन कोई विजन की बात नहीं हुई। इनके पास वही पुराने मुद्दे हैं। ये आपस में यहाँ जहर घोलना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं, ये गन्ने की बात नहीं करते, ये पाकिस्तान तालिबान की बात करते हैं। इनके पास रोजगार देने को नहीं है, इनके पास चिकित्सा का इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने शिक्षा का कुछ नहीं करा, तो इनके पास कोई विजन नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह, उन्होंने अभी लोक संकल्प पत्र जारी करके एक ऐसे उसमें 22 पॉइंट दिए हैं जिससे लोग प्रभावित हैं और लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ रहे हैं। नहीं, मैं एक बात यहाँ थोड़ा सा एक तीखा सवाल कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जो इस वक्त जो 2000 आपने जिक्र किया कि भाजपा जहर घोल रही है, 2013 में इस पूरी पश्चिमी बेल्ट में एक यहाँ बड़ा स्पष्ट जाट और मुस्लिम्स का एक गठबंधन दिखाई देता था, जिसकी वजह से चौधरी चरण सिंह को हमेशा देश में सम्मान मिला, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह को मिला, जयंत, और उसके बाद ये आरएलडी आपकी पार्टी लगभग जो है वो ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गई। और अब एक मौका आया है कि शायद जाट और मुस्लिम्स और सभी जो किसान जातियां हैं वो सब इकट्ठा होके वो जो जहर 2013-14 से लेके अब तक चला आया था, आपको लगता है वो ख़त्म हो जाएगा और उसे ख़त्म करने के बाद जो स्थिति पहले हुआ करती थी वो लौट आएगी? बिल्कुल ठीक बात है। देखो, पहले भी यहाँ जहर नहीं था, कुछ जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने जहर घोला था और इन दो जातियों को आपस में जिनका मेलजोल था, अच्छा मेलजोल था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ होली और दीपावली और ईद सुनील और सलमान बैठ कर मनाते थे। वो उनके त्योहारों में जाते थे, वो उनके में जाते थे। लेकिन ये एक असामाजिक कृत्य उस टाइम पे हुआ था, उसका कुछ लोगों ने जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उन लोगों ने उसका फायदा उठाया और इन लोगों को भिड़ाने की कोशिश करी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, इनकी जनता की समझ में आ गया है कि भाजपा वाले दंगा कराते हैं, भाजपा वाले धर्म के आधार पर बांटते हैं, भाजपा वाले हमें रोजगार नहीं देते, भाजपा वाले किसानों को वाजिब दाम नहीं देते,
भाजपा वाले यहाँ चिकित्सा नहीं देते, भाजपा वाले यहाँ शिक्षा नहीं देते, केवल और केवल भिड़ाने का कार्य, धर्म तो देते हैं, केवल और केवल भिड़ाने का कार्य करता है। धर्म और सच्चाई में धर्म क्या है? धर्म तो वही धर्म है कि हम सच्ची बात करें और हमें रोजगार मिले और हमें एक टाइम की रोटी मिले और हम किसी गरीब का, चाहे वो किसी भी जाति से किसी भी धर्म से है, हम उसका सम्मान करें और गरीब को रोटी दें। ये धर्म होना चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत वहाँ से की थी जहाँ मैं चौधरी मोहर सिंह की मूर्ति पर गया। आपको बताया कि वो 1857 में वो चौधरी मोहर सिंह जो जाति से जाठी थे, जिन्होंने कहा था, अंग्रेज़ों ने जब उनको तोप के सामने रखा और पूछा कि हाजी इमदादुल्ला कहाँ हैं, मौलाना कासिम ननोतवी कहाँ हैं, रशीद अहमद गंगोई कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा था मैं ही हूँ, आपको जो करना है करें। और अंग्रेज़ों ने उनकी शहादत यानी कि उनको तोप से उड़ा दिया और वह हंसते हंसते अपना बलिदान दे गए। 1857 की बैटल ऑफ शामली तमाम दुनिया जानती है। अंग्रेज़ बहुत घबराए थे। शायद किसानों के शामली से उठे इस आंदोलन को जिस रंग में इस वक्त आप देख रहे हो, तो अंग्रेज़ों की नीति वालों को भी शायद कुछ बुखार चढ़ने लगा है। तो हालात बदल रहे हैं दोस्तों। अगले प्रोग्राम में ज़रूर हम अगले कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। शामली का इतिहास बहुत बाकी है, जनता की मुलाकातें बाकी हैं, अगले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। खुदा हाफिज़। देखते रहिए 4 TV न्यूज़।